नमस्कार दोस्तों, मैं आशीष शुक्ला आपका टारगेट टाइम्स चैनल के माध्यम से आप लोगों का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, जैसे कि हम पिछले वीडियो में आप पढ़ा था वर्ण और विचार के बारे में। मेरा जो पहला वीडियो है उसमें आपको मैंने बताया था भाषा किसे कहते हैं, भाषा कितने प्रकार की होती है। उसके बाद मैंने आपको बताया था स्वर किसे कहते हैं, अयोग वाय किसे कहते हैं, पंचमाक्षर किसे कहते हैं, व्यंजन किसे कहते हैं, व्यंजन के प्रकार, व्यंजन के भेद, सभी प्रकार जितने भी आपके अब वर्ण विचार में हैं सभी मैंने आपको बताया था, जो आपकी आगामी परीक्षाओं के दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण है। आज के वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे शब्द और पद। आज जानेंगे शब्द किसे कहते हैं और पद किसे कहते हैं, शब्द और पद में क्या अंतर है। आज की वीडियो में हम सब लोग समझेंगे, अतः आप लोग सभी धैर्य बनाए रखिए। दोस्तों, जैसे कि मैं अपने पहले वीडियो में आप लोगों को बताया था अक्षर के बारे में। मैंने बताया था अक्षर किसे कहते हैं, जिसका विनाश ना हो सके उसे अक्षर कहते हैं। जैसे का आपका एक अक्षर है, खा आपका एक अक्षर है, आ आपका एक अक्षर है। लेकिन आज हम उस क्रम को आगे बढ़ाते हुए पढ़ेंगे शब्द। दोस्तों, शब्द किसे कहते हैं, जैसे कि इस बोर्ड में लिखा हुआ है शब्द को इंग्लिश में बोलते हैं वर्ड्स। अक्षर या वर्णों का ऐसा समूह, अर्थात अक्षरों को हम जब एक समूह में रखते हैं और उस समूह का एक विशेष अर्थ मिलता है, हमें प्राप्त होता है, उसे हम शब्द कहते हैं। अर्थात इसकी देख लीजिए, इसकी परिभाषा लिखी है, अक्षर या वर्णों का ऐसा समूह जिसका एक सार्थक अर्थ हो उसे हम लोग शब्द कहते हैं। मैं आप लोग को यहाँ समझाऊंगा, समझते जाइएगा। जैसे कि हमने शब्द ले लिए, हमने शब्द हमको बनाना है तो हमने अक्षर ले लिया, कोई भी अक्षर ले लिया। हमने लिया क, ल और मा, तीन अक्षर हैं, का, ला और मा। इन तीनों अक्षरों को मिला करके हमने एक शब्द बनाया कलम। तो दोस्तों, इस कलम शब्द का एक सार्थक अर्थ प्राप्त हुआ। और तो ये क्या कहलाएगा आपका, ये जो आपका तीनों अक्षर से मिलकर के बना है कलम, ये आपका एक कहलाएगा शब्द। जैसे और भी कोई शब्द लेते हैं, जैसे हमने ले लिया, इसको पलट दिया, मा ल क। दोस्तों, म ल क ये तीन शब्द हैं। इन तीन शब्दों से हमने बनाया म ल क। तो आप लोगों ने देखा एक म ल क, मलक क्या एक शब्द है? तो इसका उत्तर होगा नहीं, क्योंकि हमने आपको बताया है कि शब्द वो होते हैं जो अक्षर या वर्णों का एक ऐसा समूह हो और जिसका अर्थ निकले तो उसे ही शब्द कहेंगे। जिसका अर्थ नहीं निकलेगा वो आपका शब्द नहीं होगा। तो यहाँ पर देख लीजिए, कलम आपका एक शब्द है, ये मलक आपका शब्द नहीं है। ये तो था शब्दों के बारे में जानकारी। जैसे आपको एक और एग्जाम्पल देता हूं, आप यहां देख लीजिए, रा प्लस मा, इससे एक बन गया, मिला दिया दोनों शब्दों को, दोनों अक्षरों को, तो ये बन गया राम। और इसे हमने लिख दिया, हम कोई दूसरा शब्द ले लिए, सपोज दैट हमने ले लिया पे न, ये भी आपका क्या बन गया, दो अक्षर मिल करके आप एक शब्द बनाते हैं पेन। यदि हम यहाँ पर पेन को पलट दिया, यहाँ पर हमने लिख दिया ना प्लस पा, ना और पे, तो इससे एक सार्थक शब्द नहीं बनता। नपे, नाप होता है, नपे नहीं होता, इसलिए ये एक शब्द नहीं है। शब्द दो प्रकार के होते हैं, एक होता है आपका सार्थक शब्द, एक होता है निरर्थक शब्द। तो इसको बात समझ लेते हैं, शब्द कितने प्रकार के होते हैं। शब्द आपके दो प्रकार के होते हैं, शब्द दो प्रकार के होते हैं।
एक होता है आपका सार्थक शब्द, सार्थक शब्द, दूसरा होता है निरर्थक शब्द। तो यहां देख लीजिए, जैसे इसके नाम से ही पता चलता है सार्थक शब्द, अक्षरों का ऐसा समूह जिसका एक शब्द बने और उसका अर्थ हो, उसे सार्थक शब्द कहते हैं। जैसे हमने आपको अभी बात समझाया है, सब कोई भी ले लीजिए, हमने यहाँ पर ले लिया कलम, ये एक कलम बना जो कि एक सार्थक शब्द है, और इसे हमने पलट दिया, हमने ले लिया मालक, तो ये एक मालक, ये एक कोई सार्थक शब्द नहीं है, जिसका कोई अर्थ ही ना हो वो एक सार्थक शब्द नहीं कहलाता, उसे हम लोग बोलते हैं निरर्थक शब्द। तो दोस्तों, शब्द कितने प्रकार के होते हैं? शब्द आपके दो प्रकार के होते हैं, एक होता है सार्थक शब्द, एक होता है निरर्थक शब्द। आपसे एग्जाम में पूछा जाता है, यहाँ पर आपसे 4 ऑप्शन दे देगा, दे दीजिए, मान लीजिए कलम दे दे, पेन दे दे, स्याही दे दे, और स्याही दे दे, और एक दे दे पकड़ा। कपड़ा होता है, पकड़ा नहीं होता, तो ये आपका कैसा शब्द हो जाएगा? निरर्थक शब्द हो जाएगा। तो अब ध्यान दीजिएगा, आगे पढ़ते हैं। शब्द के बाद अब आपका आता है पद। दोस्तों, पद के बारे में समझेंगे कि पद किसे कहते हैं। पद के बारे में समझिए, जब कोई शब्द किसी वाक्य में लगकर वाक्य को पूरा करता है, तब वही शब्द पद कहलाता है। अर्थात जब कोई शब्द किसी वाक्य में लगकर वाक्य को पूरा करने में सहायता करता है, तब वही शब्द आपका पद कहलाता है। तो देख लीजिए, नोट करना चाहे तो नोट भी कर सकते हैं। पद, जब कोई शब्द किसी वाक्य में लगकर या प्रयुक्त होकर उसको पूरा करने में सहायता देता है, तब उसे हम पद कहते हैं, तब वह पद कहलाता है। जैसे कि आपके सामने लिखा है, रतन विद्यालय जाता है, तो यहां पर रतन क्या कहलाएगा? आपका पद कहलाएगा। विद्यालय क्या कहलाएगा? आपका पद कहलाएगा। जाता है, जाता क्या कहलाएगा? आपका पद कहलाएगा। और है भी क्या कहलाएगा? आपका पद कहलाएगा। अर्थात जब कोई शब्द किसी वाक्य में लगकर उस वाक्य को पूरा करने में सहायता करता है, तब वही शब्द आपका पद कहलाता है। दोस्तों, मैं आशा करता हूं कि आप लोगों को शब्द और पद समझ में आ गया होगा। अब आगे बढ़ते हैं। अब आता है शब्दों के प्रकार। शब्दों का वर्गीकरण किया गया है कि शब्दों का वर्गीकरण, शब्द, इसको आप ध्यान समझिएगा। जो भी मैं आपको आगे पढ़ाने जा रहा हूं, आपके परीक्षा के दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण है। यदि आपने कोई भी परीक्षा दिया है, चाहे पुलिस की हो, चाहे BDO, RO, ARO या अदर स्टेट की जितने भी एग्जाम हैं, यहाँ से आपके 2 क्वेश्चन, 2 नंबर आपके पक्के हैं। कभी कभी तो 4 या 5 पूछ लेता है, लेकिन 2 नंबर कहीं नहीं गए आपके। तो देख लीजिए, बूंद बूंद करके एक घड़ा बढ़ता है, उसी प्रकार आपके एक एक टॉपिक पढ़ करके, एक एक टॉपिक का ज्ञान ले करके आप एक दिन हिंदी में, आप यदि एग्जाम में आपके 50 नंबर आता है, तो एक दिन में नहीं, आपको बूंद बूंद करके आप 50 में से 45 नंबर आराम से प्राप्त कर सकते हैं। लोग हिंदी को सरल विषय समझ लेते हैं, सोचते हैं हिंदी तो सबको आती है, और आपकी परीक्षा में यही महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। यदि आप 50 में से, या 50 नंबर का एग्जाम हुआ, 50 में से आप 25 नंबर लेकर के आ गए, तो आपको कुछ नहीं आता है। ये तो सब लेकर के आते हैं। आप कोई भी परीक्षा तब पास कर पाएंगे, कभी भी कोई भी एग्जाम तब क्लियर कर पाएंगे, जब यदि 50 का एग्जाम हो, यदि उसमें से आप 45 लेकर के आते हैं, तब आप कंपटीशन में आ पाएंगे, वरना आप कंपटीशन में नहीं आ पाएंगे। और ये हो कैसे पाएगा? जब आप प्रतिदिन 1 घंटे हिंदी विषय के लिए दें, और जो मैं पढ़ा रहा हूं उसे आप पढ़ें। आपको कोई समस्या होती है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख करके भेजें, मैं आपकी शिकायत को दूर करने का प्रयास करूंगा और आपकी पूरी मदद करूंगा। दोस्तों, तो वीडियो को लाइक और शेयर करें, कमेंट करें, कमेंट करके मुझे बताएं, यदि मेरी कोई त्रुटि हो तो उसे भी समझाएं।
चलो आगे बढ़ते हैं दोस्तों। शब्दों के प्रकार, शब्दों का वर्गीकरण देख लीजिए। शब्दों का वर्गीकरण, हेडिंग है शब्दों का वर्गीकरण। वर्गीकरण सबसे पहले पढ़ेंगे शब्दों के वर्गीकरण में हमारा स्रोतों के आधार पर, अर्थात स्रोतों के आधार पर शब्दों का वर्गीकरण किया गया है। अर्थात हिंदी से के स्रोतों से उत्पन्न हुए शब्दों को हम स्रोतों के आधार पर शब्द कहते हैं। अब स्रोतों के आधार पर कौन कौन से आते हैं समझ लीजिए। स्रोतों के आधार पर आपके 4 प्रकार के होते हैं शब्द। कौन कौन से? एक होता है आपका तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशज, तत्सव, तत्सम, विदेशज। उसके बाद आपका आता है तद संकर शब्द भी आता है इसमें, लेकिन संकर को हम अलग रखेंगे। लेकिन आपको पहले 4 प्रकार के विशेष प्रकार के पढ़ने हैं। सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे तत्सम के बारे में। तत्सम जैसे आप लोग नाम से ही जानते होंगे, स्रोतों के आधार पर लिख लीजिएगा। ये 4 प्रकार के होते हैं मूलतः। सबसे पहले पढ़ेंगे तत्सम। जैसे कि दोस्तों आप लोग नाम से ही जानते होंगे, तत्सम अर्थात उसी के समान। तत्सम जैसे हमारे संस्कृत भाषा में शब्द होते हैं, पूरी तरीके से उसी के समान उसको रख लेना, उसी को बोलते हैं तत्सम। ये 2 शब्दों से मिलकर के बना है, तत् प्लस सम। तत् का मतलब होता है उसके, सम का मतलब होता है समान। किसके समान? संस्कृत भाषा के समान शब्दों को ही तत्सम कहते हैं। आप लोगों ने छोटे में बचपन में पढ़ाया गया होगा आप लोगों को, तत्सम को शुद्ध रूप बोलते हैं, शुद्ध शब्द बोलते हैं, कि जो हमारे शुद्ध शब्द होते हैं वो तत्सम कहलाते हैं। तो आप समझ गए होंगे तत्सम। तत्सम का मतलब होता है जैसे हमारे संस्कृत भाषा में जो शब्द हैं उसी के अनुसार, उसी शब्द को वैसे ही ले लिया गया हो, वही आपका तत्सम कहलाता है। मैं आपको यहाँ पर बताना चाहूँगा तत्सम के बारे में। जैसे कि आपने पढ़ा होगा अग्नि, अग्नि ये आपका तत्सम शब्द है। दूसरा आ गया आपका जल। जल ये भी आपका क्या है? तत्सम शब्द है, और ये जो है शुद्ध रूप होता है। आप यहाँ पर थोड़ा सा एक चीज बताइएगा, जल और पानी में, जल और पानी में क्या अंतर है? पानी आपका एक तद्भव शब्द है, जल आपका एक तत्सम शब्द है। दोनों में अंतर क्या है? दोनों में अंतर यह है, आप लोगों ने देखा होगा जब जल जो पानी होता है, जब एक बर्तन में रखा हुआ होता है उसे हम बोलते हैं पानी। लेकिन जब उसी पानी को एक बर्तन में लेकर के, एक पात्र में लेकर के हम जब भगवान के ऊपर अर्पित करने जाते हैं तब उसे हम बोलते हैं जल। क्यों? क्योंकि वो पानी जो है अब किस रूप में है? शुद्ध रूप में है, इसलिए उसको हम क्या बोलते हैं? जल। तो जितने भी आपके शुद्ध शब्द आते हैं वो किस में आते हैं? आपके तत्सम में आते हैं। अग्नि हो गया, पुष्प हो गया, तो ये सब आपके क्या हो गए? तत्सम शब्द हो गए। ठीक? या फिर से आपको बता दे रहा हूं, जिस प्रकार संस्कृत भाषा में शब्द होते हैं उनको उसी प्रकार हम लोग आम बोलचाल की भाषा में यदि यूज करने लगते हैं तो वही आपके तत्सम शब्द कहलाते हैं। अब आते हैं तत्सम के बाद, अब आते हैं तद्भव में। तद्भव किसे कहते हैं समझिएगा। तद्भव, तद्भव ये शब्द जो संस्कृत से विकृत होकर
ये शब्द जो संस्कृत से विकृत होकर के हमारे हिंदी में आते हैं उन्हें हम बोलते हैं तद्भव शब्द। अर्थात आपने साधारण लैंग्वेज में समझ लीजिए, तद्भव ये दो अर्थों से मिलकर बना है, तद और भव। तद माने उसे, उससे, भव मतलब होता उत्पन्न। अर्थात जो संस्कृत भाषा से शब्द उत्पन्न हुए हैं और हम लोग अपने बोलचाल की भाषा में, लिखित भाषा में अपने सरलता के लिए उनका प्रयोग करने लगे हैं, वो आपके तद्भव शब्द कहलाते हैं। जैसे हम अग्नि कहते थे, संस्कृत में हमारी अग्नि कहा जाता है, हम लोगों ने अग्नि न कह करके आग कहने लगे हैं। अपनी सरलता के लिए हम लोग अग्नि को आग कहने लगे हैं, तो आग आपका तद्भव शब्द हो गया। अर्थात वह शब्द जो संस्कृत भाषा से अलग होकर के हमारे हिंदी भाषा में आए हैं, वो आपके तद्भव शब्द कहलाते हैं। देख लीजिए, ये शब्द जो है संस्कृत और प्राकृत भाषा से मिलकर के बने हुए हैं। अर्थात ये जो शब्द हैं तद्भव, ये आपके संस्कृत भाषा, पाली भाषा, प्राकृत भाषा से अलग होकर के, विकृत होकर के हिंदी में आए हैं, उसे ही हम आप तद्भव शब्द कहते हैं। अब यहाँ पर हम समझेंगे तद्भव मतलब सभी तद्भव शब्द किस भाषा से आए हैं? संस्कृत भाषा से आए हैं। ये भी समझ लीजिएगा, आपके एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है कि जितने भी आपके तद्भव शब्द हैं ये किस भाषा से आए हुए हैं, तो आप उत्तर दीजिएगा जितने भी आपके तद्भव शब्द हैं ये आपके संस्कृत भाषा से आए हुए हैं। अब यहाँ पर समझिए कुछ, जैसे तद्भव में अग्नि से आ गया आग, फूल, पुष्प से आपके आ गया फूल, आम्र से आ गया आम, नव से आ गए नव। ये शब्द सब आपके तद्भव शब्द कहलाते हैं, जिन्हें हम आम बोलचाल की भाषा में प्रयोग करते हैं। और ज़्यादातर हम सब लोग इन लोग का इसलिए यूज करते हैं कि इनको बोलने में हमें सरलता होती है, इसलिए इन शब्दों को हम लोग तद्भव शब्द कहते हैं। अभी तो आपको सिर्फ इतना ही समझना है, फिर मैं अगला नेक्स्ट वीडियो जब बनाऊंगा तब आपको पूरा एक सीरीज बनाऊंगा, तद्भव और तत्सम के नोट्स बनाऊंगा, उसमें आपको सब पूरा मिल जाएगा कि तत्सम और तद्भव में क्या अंतर है, कौन से शब्द को तत्सम, किसको तद्भव कहते हैं। ये आपका एग्जाम में आर के एग्जाम में तो बहुत से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, आपके कम से कम 7-8 कुछ नंबर कवर करता है, और अदर एग्जामों में आपके 2 से या 3 नंबर आपके तत्सम या तद्भव शब्द से आते हैं। आगे हम समझेंगे तत्सम शब्द, तद्भव शब्द, उसके बाद आप समझेंगे देशी या देशज शब्द किसे कहते हैं। जैसे आप लोग नाम से ही जानते होंगे, यहां पर समझेंगे देशी शब्द, देशी या इसको देशज भी बोलते हैं। इसकी परिभाषा लिखने की जरूरत नहीं है, आप लोग सिर्फ समझेंगे कि देशी शब्द किसे कहते हैं। देशी शब्द वो शब्द होते हैं जिसकी उत्पत्ति का हमें पता ना हो, जिसकी इन शब्दों का उत्पन्न कैसे हुआ है उसके बारे में हमें पता ना हो, उसे हम देशी शब्द कहते हैं। ये शब्द ज़्यादातर हम अपने बोलचाल की भाषा में यूज करते हैं, और देशी शब्द ज़्यादातर आपके ग्रामीण क्षेत्र में ज़्यादा बोले जाते हैं। ग्रामीण जो भाषा है वो ज़्यादातर शब्द उसके देशी शब्द होते हैं, इसलिए इसे देशी या देशज शब्द कहते हैं। जैसे आप लोग यूज करते होंगे शब्द, कौन कौन से देशी या देशज शब्द होते हैं देख लीजिए। जैसे आप लोग साधारणतः बोलचाल की भाषा में यूज करते हैं लुटिया, डिब्बा, चिड़िया, लुटिया हो गया, डिब्बिया हो गया, चिड़िया हो गया, कटोरा हो गया, खिड़की हो गया। ये शब्द आपके सभी शब्द देशज या देशज शब्द कहलाते हैं। अर्थात देशी शब्द वो होते हैं जो हम आम बोलचाल की भाषा में यूज करते हैं, उनके उत्पन्न के बारे में हमें कोई जानकारी नहीं है कि किस भाषा से आए हैं, और हम लोग
इनका यूज करते हैं और ज़्यादातर ये ग्रामीण क्षेत्रों में ये शब्द यूज किए जाते हैं, उन्हें देसी या देसा शब्द कहते हैं। दूसरे शब्दों में यह कह समझ सकते हैं कि जो हमारे देश की भाषा है, जो हम लोग ग्रामीण क्षेत्र की भाषा है, उसे देसी या देसा शब्द कहते हैं। वैसे हमारे हिंदी भी हमारे देश की ही भाषा है। ठीक, तो आपको ये ध्यान देना, एग्जाम में पूछा जाता है कि ये लुटिया कैसा शब्द है, तद्भव, तत्सम, देसी, विदेशी। तो आपको ध्यान देना है ये जितने भी शब्द हैं आपके, वो सभी आपके देसा शब्द कहलाते हैं। कौन कौन से शब्द हैं? बहुत से शब्द हैं, किसको किसको मैं बताऊं? कटोरा ही ले लीजिए, लोटा ही ले लीजिए, लुटिया ही ले लीजिए। ठीक, अब आगे पढ़ते हैं। देसी शब्द के बाद में अब आता है विदेशी। चौथा है आपका विदेशी। अब हम लोग ये नहीं समझ पाते हैं कौन सा शब्द देसी है, कौन सा विदेशी, क्योंकि आप हम लोग विदेशी शब्द ही हम देसी शब्द की तरह यूज करते हैं। तो हम यहाँ पर समझेंगे विदेशी शब्द कैसे कहते हैं, विदेशी या विदेशज। जैसे आपके नाम से समझ में आता है, विदेशी या विदेशज, अर्थात विदेशी भाषाओं से हिंदी भाषा में आए शब्दों को हम लोग विदेशी शब्द कहते हैं। मतलब जो शब्द विदेशी भाषा से आकर के आज हमारे हिंदी भाषा में वैसे ही प्रयोग होने लगे हैं जैसे देसी शब्दों का प्रयोग होता है, उन्हें ही हम विदेशी शब्द कहते हैं। आपके बहुत से शब्द हैं जो मैं बताना चाहूँगा विदेशी शब्दों के बारे में। जैसे आपके कई भाषाओं से शब्द आ गए हैं, फारसी से, पुर्तगाली से आपके शब्द लिए गए हैं, अंग्रेजी के शब्द भी आपके आज हमारे हिंदी भाषा में यूज होते हैं। और उसके बाद तुर्की, अरबी, सभी लोग जितने लोग भी हमारे देश में आकर के हमारे देश में शासन किया है, हमारे देश में आए हैं, उन लोगों ने कुछ न कुछ शब्द दे करके गए हैं और आज हम उन्हीं शब्दों का यूज करते हैं। उन्हें ही आज विदेशी शब्द कहते हैं और ये हमारे आज आम बोलचाल की भाषा में बहुत ज़्यादा प्रयोग होने लगे हैं। इनको अलग करना एक निरर्थक होगा। तो हम समझेंगे कौन कौन से शब्द आपके विदेशी शब्द हैं। देख लीजिए, मैं आपको यहाँ पर लिख रहा हूँ, जैसे हॉस्पिटल, हॉस्पिटल, स्कूल, ऑफिस, ये सभी शब्द आज हमारे बोलचाल की भाषा में बहुत ज़्यादा यूज होते हैं। और ये सभी शब्द कहाँ से लिए गए हैं आपके? ये सभी शब्द विदेशी भाषाओं से लिए गए हैं। लोग समझते हैं विदेशी भाषा सिर्फ अंग्रेजी को समझ लेते हैं कि अंग्रेजी विदेशी भाषा है, ये गलत है। वो सभी शब्द जो हमारी हिंदी को छोड़ करके विदेशी भाषा, फारसी, पुर्तगाली, आपके अंग्रेजी, तुर्की, इन भाषाओं से लिए गए हैं, वो सभी शब्द आपके विदेशी शब्द कहलाते हैं। जैसे हम लोग यूज करते हैं, आप लोग औरत, औरत भी आपका विदेशी शब्द है। लाश, ये भी आपका एक विदेशी शब्द है। लेकिन इनको विभिन्नताओं पहचानने के लिए बहुत ही हमें समस्या होती है। तो आपको एक वीडियो बनाऊंगा जिसमें आपके पुर्तगाली शब्द, हिंदी शब्द, उनके बारे में आपको सब बताएंगे, क्योंकि ये आपके एक नंबर किसी न किसी परीक्षा में पूछ लिया जाता है। और मुझे मालूम है छात्रों को बहुत समस्या होती है इसको पहचानने में कि कौन सा हमारा कौन सा शब्द पुर्तगाली है, कौन सा शब्द हिंदी का है कि नहीं है। इन सभी चीज़ों में समस्याएं होती हैं। यहाँ पर मैं कुछ लिखूंगा, आप समझिएगा, आपको कुछ मैं समझाने की कोशिश करूंगा, बाकी तो मैं आपको नए वीडियो में बताऊंगा। जैसे कीमत, कीमत, ये देखिए हलंत लगा हुआ है। ये कीमत, ये कैसा शब्द है? अरबी भाषा का शब्द। हम तभी समझ सकते हैं कीमत को अरबी भाषा जब इसको लिखेंगे। और हम हिंदी भाषा का शब्द क्या है? कीमत। ये किसका है? हिंदी भाषा का शब्द। अब देख लीजिए दोनों में, ये भी, इसमें अंतर क्या है? इसमें ये देख लीजिए, ये हलंत लगा हुआ है और ये इसमें शुद्ध लिखा हुआ है कीमत। ये दोनों आपके, ये आपका अरबी भाषा का शब्द है, ये आपका हिंदी भाषा का शब्द है। यदि ऐसा लिखकर कभी आता है तो आप उसमें पूछेगा कि देसी शब्द है, विदेशी शब्द है, तो आप लगा करके आएंगे विदेशी शब्द। ये लिखा है तो आपका ये
देसी शब्द हो गया। अब आता है जैसे दूसरा शब्द ले लीजिए, खूब। खूब ये आपका ईरानी भाषा का शब्द है, खूब। ये देखिए बिंदु लगी हुई है। खूब ये आपका हिंदी में शब्द है। यही आपके देसी और विदेशी शब्दों का भेद है। तो आप लोगों ने समझा विदेशी शब्द। मैं आपको पहले क्या समझाया हूँ। पहले समझाया आपको तत्सम शब्द, फिर दूसरा समझाया आपको तद्भव शब्द, तीसरा समझाया है देसी शब्द, उसके बाद चौथा समझाया आपको विदेशी या विदेशा शब्द। अब आगे चलते हैं। अब आगे हम लोग पढ़ेंगे कि संकर शब्द किसे कहते हैं। देखिए हम लोग आगे पढ़ेंगे संकर शब्द। संकर शब्द किसे कहते हैं? संकर शब्द ऐसे शब्द होते हैं जो दो भाषाओं से मिल करके तैयार होते हैं, उन्हें हम लोग संकर शब्द कहते हैं। अर्थात वो शब्द जो दो भाषाओं से मिल करके बने हुए, उन्हें हम संकर शब्द कहते हैं। आपको ज़्यादा इसमें समस्या होती है, कभी कभी ये शब्द पूछ लेता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। इस बहुत बार एग्जाम में आपको पूछता है कि ये तो आपसे डेफिनेशन दे देगा, इसकी परिभाषा दे देगा कि वो शब्द जो दो भाषाओं से देसी और विदेशी शब्द से मिलकर के तैयार होते हैं या बनते हैं, उन्हें कौन सा शब्द कहते हैं। तो सबसे पहले आपको यही याद रखना है, वो शब्द जो देसी और विदेशी शब्दों से मिलकर बनते हैं, उन्हें हम संकर शब्द कहते हैं। अब कैसे प्राप्त करेंगे कि कौन सा संकर शब्द है या नहीं, इसके लिए देखिए आपको एक दो उदाहरण के देकर मैं समझाता हूं, उसको समझने की कोशिश करिएगा। सबसे पहला है रेलगाड़ी। ये दो शब्दों से आपके मिलकर के बना हुआ है। इसमें दो शब्द हैं, इनको छेद किया जाएगा, रेल और गाड़ी। और ये दोनों शब्द अलग अलग भाषाओं से लिए गए हैं। जैसे कि आपका रेल प्लस गाड़ी। जो ये रेल शब्द है, ये आपके अंग्रेजी भाषा का शब्द है, और ये जो गाड़ी है, ये आपके हिंदी भाषा का शब्द है। दो भाषाओं के शब्द मिल करके आपको एक शब्द बनाते हैं जिसका नाम है रेलगाड़ी। अर्थात वह शब्द जो दो भाषाओं से मिलकर के तैयार किए जाते हैं, दो भाषाओं से मिलकर के बनते हैं, उन्हें हम लोग संकर शब्द कहते हैं। दूसरा आ गया आपका जांच करता। तो देख लीजिए, जांच करता। जांच करता भी दो आपके शब्दों से मिलकर के बना हुआ है, जांच और करता। देखिए जैसे जांच आपका एक हिंदी शब्द है, जांच हिंदी शब्द है, और करता आपका संस्कृत का शब्द है। दो भाषाओं से मिलकर के जो शब्द तैयार होता है, जो शब्द बनता है, उसे हम लोग संकर शब्द कहते हैं। जैसे आपका आ गया दूसरा शब्द होता है। अब आगे कई शब्द हैं इसके, अब आगे बढ़ते हैं। ये तो था आपका शब्दों का वर्गीकरण। शब्दों के वर्गीकरण में हम लोगों ने पढ़ा पहले स्रोतों के आधार पर। अब हम लोग पढ़ेंगे बनावट के आधार पर। बनावट के आधार पर तीन प्रकार के होते हैं, रूढ़, यौगिक, योग रूढ़। तो सबसे पहले पढ़ेंगे रूढ़ शब्द। रूढ़ शब्द देखिए किसे कहते हैं। रूढ़ शब्द वह शब्द होते हैं जो आदिकाल से या परंपराओं से उसी प्रकार हमारे हिंदी में प्रयोग होते हैं जैसे कि ये होते चले आए हैं, उसे हम लोग रूढ़ शब्द कहते हैं। यहाँ मैं आपको लोग को समझाना चाहूँगा। रूढ़ शब्द यहाँ आप लोग समझेंगे। रूढ़ शब्द किसे कहते हैं? वह शब्द जो परंपराओं से आदिकाल से हम लोग बोलते चले आए हैं, जिन शब्दों का हम लोग प्रयोग करते हुए चले आए हैं, आज भी हम उन लोगों उन शब्दों का प्रयोग कर रहे हैं। जितने भी शब्द हैं सब शब्द रूढ़ शब्द कहलाते हैं। अर्थात जिनको अलग ना किया जा सके, जिन शब्दों को अलग ना किया जा सके, वो भी आपके रूढ़ शब्द कहलाते हैं। देख लीजिए जैसे
जिसके खंड करने पर, इसका दूसरा शब्द समझेंगे, जिसका खंड करने पर, ये कहते हैं हम खंड करेंगे, जिसका खंड करने पर कोई सार्थक शब्द ना निकले, उसे भी हम लोग रूढ़ शब्द कहते हैं। मैं आपको फिर समझाना चाहूँगा, रूढ़ शब्द वो शब्द होते हैं जो आदिकाल से हमारे परंपराओं से चले आ रहे हैं। आज भी हम उन शब्दों का प्रयोग करते हैं, अपने आम बोलचाल की भाषा में लिखते हैं। जितने भी शब्द हैं वो सब आपके रूढ़ शब्द कहलाते हैं। जैसे कि मैं आपको लिख दिया राम। अब ये बताइए, इसको लिखा जाता है राम। एक राम लिखा हुआ है, इस राम को मैं इसके खंड कर दूं, रा और माँ। आप बताइए, इसका कोई सार्थक शब्द निकला? नहीं निकला। तो रूढ़ शब्द वो शब्द भी होते हैं जिन शब्दों के खंड ना किया जा सके। यदि खंड करते हैं तो उनका कोई सार्थक अर्थ ना निकलेगा, इसलिए उनको रूढ़ शब्द कहते हैं। इसमें से आपके कई एग्जाम्पल देता हूं, जैसे घोड़ा, घर, घोड़ा होगा। अब ये बताइए, घोड़ा को दोनों शब्दों को हम अलग अलग कर देंगे, घो अलग ड़ा अलग, तो इनका कोई सार्थक शब्द नहीं बनेगा, इसलिए इनको जोड़ने पर ही एक सार्थक शब्द बनता है, इसलिए इन्हें रूढ़ शब्द कहते हैं। रूढ़ शब्द वो होते हैं जिनके खंड न किया जा सके। यदि हम उनके खंड कर देंगे तो उनका कोई सार्थक शब्द नहीं बनेगा, इसलिए रूढ़ शब्द में आपके दोनों शब्द मिलकर के एक सार्थक शब्द बनाते हैं। ये परंपराओं से, आदिकाल से हमारी भाषा में चले आए हैं। उन्हीं शब्दों को हम लोग रूढ़ शब्द कहते हैं। अब समझेंगे यौगिक शब्द। रूढ़ शब्द के बाद यौगिक शब्द समझेंगे। यौगिक का मतलब होता है योग। योग को क्या कहते हैं? जोड़ना, अर्थात जो दो शब्दों से मिलकर के बने हुए शब्द होते हैं उन्हें यौगिक शब्द कहते हैं। देखिए, समझेंगे। आप लोग नोट्स भी बनाना चाहें तो बना सकते हैं, फिर से मैं रिपीट कर दे रहा हूं। वो शब्द जो दो शब्दों से मिलकर बनते हैं, या यूं कहें कि जिसके खंड करने पर अर्थपूर्ण शब्द ना मिले, जिनके खंड करने पर अर्थपूर्ण शब्द ना मिले, उसे हम लोग यौगिक शब्द कहते हैं। देख लीजिए कौन कौन से शब्द होते हैं यौगिक शब्द। जैसे आपका हो गया यौगिक शब्द में विद्यालय, विद्यालय, यहां पर समझ लीजिए जिसके खंड न किए जा सकें। विद्यालय ये दो शब्दों से मिलकर के बना है, विद्या प्लस आलय। अर्थात यौगिक शब्द वो होते हैं जो दो शब्दों से मिलकर के एक सार्थक शब्द बनते हैं, उन्हें यौगिक शब्द कहते हैं। यहां पर देख लीजिए दो शब्द, एक विद्या है, एक आलय है। विद्या आलय अर्थात जहां पर विद्या की प्राप्ति होती है उसे हम लोग विद्यालय कहते हैं। तो दो शब्दों से मिलकर के बना हुआ है। दूसरा देख लीजिए हिमालय, हिम आलय, बर्फ का घर, उसे हम लोगों ने क्या नाम दे दिया? हिमालय दे दिया। दो शब्दों से मिलकर के एक सार्थक शब्द बनता है, उसे हम लोग यौगिक शब्द करते हैं। यदि इनके हम खंड करते हैं शब्दों के तो इनका कोई अर्थ नहीं निकलता है। इनका अर्थ तभी निकलेगा जब हम इनके दोनों खंडों को आपस में जोड़ेंगे, तभी इनका अर्थ निकलेगा। बहुत से शब्द होते हैं, प्रधानमंत्री हो गया, मुख्यमंत्री हो गया, तो आप लोग इन शब्दों को बोलते हैं यौगिक शब्द। अब समझेंगे योग रूढ़ शब्द। योग रूढ़ शब्द किसे कहते हैं उसके बारे में समझेंगे। योग रूढ़ शब्द, देखिए योग रूढ़, ज्यादा तर्क, ये शब्द वो शब्द होते हैं जो अपना तीसरा स्थान रखते हैं। अर्थात इनका प्रयोग करने पर इनका जो अर्थ निकलता है वो तीसरा अर्थ निकलता है, उसे हम लोग योग रूढ़ शब्द कहते हैं।
या आप लोग ये भी समझ सकते हैं जितने हमारे बहुब्रीहि समास होते हैं वो ज़्यादातर आपके इस योग रूढ़ शब्द से बने होते हैं। आपको एग्जाम्पल दे करके भी समझाऊंगा, लिखना चाहें तो लिख लीजिए। वे शब्द जो अपना विशेष अर्थ रखते हैं, अर्थात जो दो शब्दों से तो बनते हैं परंतु किसी अन्य विशेष का बोध कराते हैं, उन्हें हम योग रूढ़ शब्द कहते हैं। जैसे कि मैं आपको एग्जाम्पल देता हूं, पहला एक ले लीजिए दशानन। दशानन आप लोग जानते हैं दशानन का मतलब होता है 10, जिसके 10 आनन मतलब जिसकी 10 भुजाएं हो या 10 जिसके 10 जो है मुंह हो, ठीक, उसे बोलते हैं दशानन। दशानन यहां पर 10 मुख वाला। अब यहां पर हम 10 मुख वाला किसे प्रयोग करते हैं? 10 मुख वाला ये एक विशेष अर्थ रखता है। दशानन का मतलब होता है यहां पर रावण से, इसलिए इसे योग रूढ़ शब्द कहते हैं। अर्थात वे शब्द जो एक अपना विशेष अर्थ रखते हों उन्हें हम योग रूढ़ शब्द कहते हैं। दशानन के बाद नीलकंठ, यहां समझेंगे नीलकंठ। नीलकंठ देख लीजिए, ये दो शब्दों से मिलकर के बने हुए हैं, नील और कंठ। नील मतलब जिसका कंठ नीला हो, जिसका कंठ नीला हो उसे हम कहते हैं शिव। भगवान शंकर को नीलकंठ कहा जाता है। तो दो शब्दों से मिलकर के बने होते हैं, लेकिन जो इनका अर्थ होता है वो विशेष अर्थ रखता है। ज्यादातर आपके जितने भी बहुव्रीहि समास होते हैं सभी आपके योग रूढ़ शब्द कहलाते हैं। और भी एग्जाम्पल आपको दे दूं, नीलकंठ है, पंचानन है, लंबोदर है, ये जितने भी आपके शब्द हैं ये सब आपके योग रूढ़ शब्द कहलाते हैं। योग रूढ़ शब्द के बाद अब आगे हम पढ़ेंगे अर्थ के आधार पर। अब चलते हैं अर्थ के आधार पर। अर्थ के आधार पर मैं आपको शॉर्टकट में बताना चाहूंगा, क्योंकि इनको आपको जैसे इसमें आपके आते हैं अर्थ के आधार पर एकार्थी शब्द, अनेकार्थी शब्द, पर्यायवाची, विपरीतार्थी, समानार्थी, ये जितने भी शब्द आते हैं ये आपके सब शब्द अर्थ के आधार पर होते हैं। अर्थ के आधार पर अर्थात वे शब्द जो अर्थ के आधार पर होते हैं। इसमें देख लीजिए कौन कौन शब्द होते हैं अर्थ के आधार पर। एकार्थी, अनेकार्थी, समानार्थी, विलोम जिसे विपरीतार्थी बोलते हैं, पर्यायवाची, ये जितने भी आपके शब्द होते हैं ये अर्थ के आधार पर होते हैं। इनको एकार्थी जिसका एक अर्थ हो, अनेकार्थी जिस शब्द के अनेक अर्थ निकलते हों, समानार्थी जिस शब्द के समान उसी वही अर्थ शब्द का समान अर्थ निकलता हो, विलोम जिसे विपरीतार्थी बोलते हैं, आज, कल, नया, पुराना, पर्यायवाची, ये जितने भी आपके शब्द हैं ये सब अर्थ के आधार पर होते हैं। अब इनका एक एक टॉपिक बनेगा, उसमें आपको सब समझाएंगे कि समानार्थी, विलोम, पर्यायवाची। आप धैर्य रखिएगा, आपको पर्यायवाची और विलोम शब्द में वो शब्द का मैं आपको नोट्स प्रदान करूंगा जो कि आपके परीक्षा के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण होंगे। यदि आपने उनको तैयार कर लिया तो ये मेरी गारंटी है कि आपका एक भी पर्यायवाची हो या विलोम हो, समानार्थी हो, आपका एक भी क्वेश्चन आपके बाहर नहीं जाएगा। उसके बाद हम पढ़ेंगे व्याकरणिक प्रकार के आधार पर, मतलब व्याकरण के प्रकार के आधार पर शब्द में भेद। तो हेडिंग डाल लीजिए व्याकरण
व्याकरणिक प्रकार के आधार पर शब्द के भेद। देखिए, दो प्रकार के होते हैं। एक होता है विकारी शब्द, एक होता अविकारी। बहुत ही इंपॉर्टेंट है विकारी शब्द, अविकारी। अविकारी शब्द को अवयव भी बोलते हैं। तो आप लोग समझेंगे कौन कौन से विकारी शब्द होते हैं, कौन कौन से अविकारी शब्द होते हैं। विकारी शब्द किसे कहते हैं, पहले यही समझ लीजिए। विकारी शब्द वो शब्द होते हैं जिन शब्दों में लिंग, वचन, कारक या काल के अनुसार परिवर्तन होता है, उन्हें विकारी शब्द कहते हैं। अर्थात जिनमें वो शब्द होते हैं जिनमें लिंग के अनुसार, वचन के अनुसार, कर्ता के अनुसार हमारे शब्दों में परिवर्तन आ जाता है, उसे विकारी शब्द कहते हैं। जैसे कि आपको छोटा सा एग्जाम्पल दे दिया जाए, लड़का, लड़की, वे, मैं, तुम, वहाँ, ये शब्द आपके विकारी शब्दों में आ जाते हैं। सॉरी, वहाँ नहीं होगा, मैं हो गया, तुम हो गया, ये सब जितने भी हैं ये आपके शब्द वे हो गए। तो विकारी शब्द फिर समझ लीजिए, वे शब्द आ जाते हैं जो शब्द लिंग, वचन, कारक के कारण जिन शब्दों में परिवर्तन होता है वे आपके सब विकारी शब्द आते हैं। इनमें कौन कौन से होते हैं विकारी शब्द में, समझेंगे। इसमें होता है संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया और विशेषण। संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया और विशेषण, ये चार हैं जिनमें आपके लिंग, वचन, काल के अनुसार में इनमें परिवर्तन आ जाता है, उन्हें हम विकारी शब्द कहते हैं। अब आगे बढ़ेंगे, समझेंगे अविकारी शब्द के बारे में। अविकारी शब्द किसे कहते हैं? अविकारी शब्द में वे शब्द आते हैं जिनमें लिंग, वचन, कारक या काल के अनुसार उसमें परिवर्तन नहीं होता, उन्हें अविकारी शब्द कहते हैं। अर्थात ये समझ लिए, ये अविकारी शब्द अवयव होते हैं जिनमें कोई परिवर्तन नहीं आता है। इनमें कौन कौन से होते हैं देख लीजिए। अविकारी समुच्चय बोधक, समुच्चय बोधक शब्द, क्रिया विशेषण शब्द, समुच्चय बोधक हो गया आपके, क्रिया विशेषण हो गया, विषमाद बोधक हो गया, संबंध बोधक हो गया, संबंध बोधक, ये शब्द आपके अविकारी शब्द कहलाते हैं। अविकारी शब्द वे शब्द जिनमें लिंग, वचन, कारक या काल के अनुसार कोई परिवर्तन नहीं होता है, उसे अविकारी शब्द कहते हैं। अविकारी शब्द में आपके समुच्चय बोधक, क्रिया विशेषण, विषमादि बोधक, संबंध बोधक ये शब्द आपके आ जाते हैं। जैसे हे राम, हे शब्द ना आपके लिंग के अनुसार परिवर्तित होगा, ना वचन के अनुसार परिवर्तित होगा, ये शब्द आपके अविकारी शब्द में आते हैं। अविकारी शब्द को अवयव भी बोलते हैं। ठीक, तो देखिए आज का जो विषय था शब्द और पद, इसमें हमने आपको सभी प्रकार के शब्द और पद के बारे में बताया है कि शब्द किसे कहते हैं, पद किसे कहते हैं, दोनों में क्या विभेद है, किसके आधार के प्राकृत के आधार पर, व्याकरणिक प्राकृत के आधार पर, स्रोतों के आधार पर कौन कौन से शब्द बनते हैं, बनावट के आधार पर कौन कौन से शब्द बनते हैं, रूढ़, यौगिक, योग रूढ़, तत्सम, तद्भव, देशी, विदेशज, संकर शब्द, विकारी शब्द, अविकारी शब्द, सभी शब्दों के बारे में आपको हमने जानकारी दी है। अतः सभी लोग इसको वीडियो को एक बार में नहीं 2 बार में देख करके समझिए और आप लोगों से विनती है कि इसे तुरंत अभी के अभी इसे लाइक और शेयर करिए, वीडियो को सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।